जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे माता कैकेयी के बारे में, जिनके बारे में हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे विशेष जानकारी माता कैकेयी के बारे में साझा करेंगे। और यह समस्त जानकारी देने के लिए आपको हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से उपस्थित है हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। जय सिया राम सर। समय के अभाव के कारण पिछले कार्यक्रम में जो है हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी माता कैकेयी के विषय में। तो ऐसे में आज माता कैकेयी के विषय में जो है हम आगे बढ़ेंगे और इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, उसी को आगे बढ़ाते हैं जी। हम पिछले उसमें चर्चा कर रहे थे महारानी कैकेयी जब विवाह नहीं हुआ है तो जैसा वो उस राज्य की व्यवस्था में पूरी तरह से शामिल रहती थी, उसी व्यवस्था के हिसाब से वो भ्रमण पर वहाँ निकली हुई थी सीमांत प्रदेश में सिमरिया गांव की तरफ। तो वहाँ पे जब वो जाती हैं तो एक हमला होता है। उस हमले की वजह से वो उसकी जानबीन में करती हैं जो उनका दल है। उसी व्यवस्था में वो सुनगवा गांव होता है जो वहाँ के प्रधान हैं, उनके पुत्र वधू के जो कन्या हुई है उसके कार्यक्रम में जब वो शामिल होती हैं और उसमें पूरी तरह से वो देखती हैं उनकी व्यवस्था। तो उनका एक समारोह में जब से ना सम्मान के बतौर उनका मोटिवेशन या उनका उत्साहवर्धन किया, आपने इतनी कम समय में इतनी व्यवस्थाएं कैसे की सब की। तो वो इस चीज़ से सिर्फ ये जाता है कि वो कितना उत्साहवर्धन कैसे कैसे जोड़ना चाहती हैं हर उसको, उससे उन्होंने जोड़ा। और साथ साथ उनका ध्यान इस पर भी है कि कहीं कोई सुराग ऐसा मिले ये हमला हुआ क्यों, लेकिन उन्हें सुराग कहीं नहीं मिलता है। तो उसके बावजूद भी उसको विचार उनका जारी रहता है। इधर जो वास्तव में हमलावर थे जो नूह प्रदेश था वहाँ के थे मकालू और सुंगलू, वो आपस में विचार कर रहे होते हैं भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ, भाई हमारा क्या कामयाबी हुई, क्यों फेल हुआ। जैसे वो ना कोई असफल हो तो दोनों तरफ चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि उनका जब आक्रमण हुआ तो वो नहीं हुआ, बोले नहीं हुआ तो था, चीख भी सुनाई पड़ी थी, लेकिन क्या हुआ, उनका विचार विमर्श अपना रहता है। इधर वो आपस में जब उसकी खोजबीन रहती है, लेकिन क्या होता है जो हमने पहले चर्चा करी, जो उनके गुरु हैं विश्वामित्र शिष्य संकर्षण महर्षि, उनका उनके पास संदेश आता है और वो संदेश में ये आता है कि उनको रूपरेखा बदल देते हैं। बदलने से मतलब इस तरह जैसे किसी का मार्ग पहले कुछ था फिर अब कुछ कर दिया कि इसको इस तरह से आना है आपको, क्योंकि सब जानते हैं महर्षि ऐसे नहीं है, महर्षि बहुत ही सक्षम है, बहुत योग्य है, बहुत विद्वान है और हर चीज़ के ज्ञाता हैं। तो वो उनका मार्गदर्शन है तो वो बिना किसी को सोचे समझे उनके हिसाब से ही उसकी यात्रा को शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब यात्रा उनके वहाँ आश्रम पर पहुँचती है तो आश्रम का जो वहाँ प्रबंधक सुकर्ता है वो आके उनसे महारानी से मिलता है, उनसे कहता है सब लोगों को यथा स्थान वहाँ रोकने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। वो उस आश्रम का पूरा भ्रमण भी करती हैं और वो देखती हैं बड़ी बड़ी वहाँ पर बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्थाएं उन्हें हर चीज़ की दिखाई देती है कि किस तरह से तो वहाँ उस आश्रम में सब तरह की विद्याओं का वो हो रहा है, चाहे वो भाला है, तीर है, तलवार है, मल्ल युद्ध है, उस तरह से लोगों का वो शिक्षा प्राप्त हो रही है। किस तरह से वहाँ उनकी भोजन की, पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से वो हर व्यवस्था को ध्यान में देती हैं। और इधर वो ये भी देखती हैं कि जो अतिथि गृह है कि वहाँ कैसी ठहरने की व्यवस्था है। इधर उन्होंने इस पर भी पूरा ध्यान है कि जो उनके साथी में जो सेविका सुमेधा घायल हुई है तुरंत उसका उपचार में कैसे हो रहा है। वो वहाँ उपचार में जब जो देती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि जो उनकी एक तरह से चिकित्सालय है उसमें सारी व्यवस्थाएं उसको देखती हैं कि वहाँ उसका उपचार होता है। जैसे उस समय भी पूरी संभावना रहती है, जैसे आज इन्फेक्शन कहते हैं कि भाई उस समय भी कोई हुआ तो उसको कैसे वो करना है, शल्य क्रिया क्या करनी है, वो बारीकी से उसका करती हैं, उसका हालचाल भी लेती हैं। इधर सारी सुकर्ता जो प्रबंधक है वो उनकी व्यवस्थाओं देखता है और बेहतर करने के लिए, क्योंकि एक उनकी जो साथनी है वो घायल है तो सुकर्ता की बहन बुधिया होती हैं, वो उनकी सेवा में लगा देता है कि भाई ये तुम्हारी सेवा में है, किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। और जब वो वहाँ उस आश्रम की अतिथि गृह की व्यवस्थाएं देखती हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं
कि किस तरह से व्यक्ति कहाँ जाएगा, उनकी किसी भी, चाहे वो पंखे की व्यवस्था है तो वहाँ उस समय के हिसाब से ये पंखा कैसे काम करेगा, चलेगा। इवन उनके नहाने में गर्म पानी की व्यवस्था भी उस समय की व्यवस्थाओं के हिसाब से है, खाने की पीने की सारी व्यवस्थाओं। तो वो देखती हैं कि बहुत ही, क्योंकि इस सब का श्रेय फिर उन्हें लगता ना कि जो महर्षि शंकरशरण है उनको जाता है, उनके कारण ही तो इतनी सारी व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं। कोई भी चाहे प्रबंधक हो, प्रबंधक उनको प्रबंध कर सकता है, लेकिन उनको कहना चाहिए उत्पन्न नहीं कर सकता, उनको वो नहीं कर सकता। लेकिन महर्षि शंकरशरण की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें वो बराबर देखती हैं। अब उनके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्या रहा, महर्षि को ये सूचना कैसे मिली, हमला हम पर वहाँ हुआ और महर्षि ने सूचना भी मिल गई और उसका उन्होंने प्रत्युत्तर भी भेज दिया और हमारे सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग बदल दिया और हम यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि वो जानती हैं महर्षि हैं, तो महर्षि निश्चित रूप से उनका अपनी योग्यता और उस पर अलग ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब महर्षि भी व्यवस्था में अन्य बहुत सारी हैं, तो उनके उस समय मुलाकात नहीं हो रही है। एक उसका क्रिया है कि भाई ठीक है, वो अन्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं। उसके बाद जब वो क्रिया लगातार जारी रहती है, एक समय के बाद जब महर्षि से मिलने का समय आता है, तब उन्होंने फिर उनसे पूछा महर्षि कि ऐसे आप बताइए कि ऐसा कैसे आपने क्या किया। तब उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे गुप्तचर हैं, जो गुप्तचर ऊपर ही ऊपर पेड़ों पर कूद कूद के वो चले जाते हैं, वृक्षों में ही नहीं छिपे रहते हैं और कहीं भी किसी को ये आभास नहीं होगा। और उनके पास ऐसे भी पक्षी का भी नेटवर्क है, जो पक्षियों के माध्यम से भी, जिससे सूचनाओं को आदान प्रदान होता है, जिससे मुझे हमले का ये ज्ञात हुआ और उसके बाद ही ये तुम्हारा मार्ग बदलना रहा और उसकी हिसाब से अगला कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसके कारण से तुरंत उसको समझ में आया महारानी कैकेयी को कि हाँ, ये इस कारण से महर्षि को सूचना मिली और इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सिमरिया गांव के जो आश्रम में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये देखने की बात है कि वहाँ बराबर वो गांव की हर व्यवस्था को देखती हैं कि वहाँ पर क्या कमी है, क्या वहाँ कृषि क्षेत्र है, क्या आय के स्रोत हो सकते हैं, उन आय के स्रोत पर किस तरह से कार्य हो रहा है। जब वहाँ वो ये देखती हैं कि भाई यहाँ पर ये फसल हो सकती है, अगर यहाँ पे इससे कुछ उद्योग लग जाएं तो इसकी विक्रय क्षमता से लोकल जो यहाँ के व्यक्ति हैं उनको कार्य क्षेत्र भी मिलेगा, उनकी संपन्नता बढ़ेगी। लेकिन वो ये भी देखती हैं कि जैसा अक्सर होता है, जो भी सीमा पर प्रदेश होते हैं, दूसरा जैसा हमने पहले भी चर्चा की है कि उसका हस्तक्षेप संभावित होता है। तो वहाँ भी वो देखती हैं जो बराबर नूह प्रदेश है उसका वहाँ इस तरह से हस्तक्षेप है कि जो वहाँ की जो मुख्य व्यवस्थाएं आर्थिक हैं उनमें उनका हस्तक्षेप है। किसी भी तरह की अगर जो वहाँ की वनोपज है, वन की जो उपज होती है, उस पर वो उनका किसी न किसी तरह से कब्जा रहता है, वो उसमें करते हैं। चाहे वो साम दान दंड भेद किसी अधिकारी को घूस दे के या वो करके, तो उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ के स्थानीय उनके नागरिक हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनमें असंतोष कायम है। क्योंकि जब एक बार व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो असंतोष कायम होना स्वाभाविक होता है। क्योंकि वहाँ जो नूह प्रदेश के लोग हैं वो इस तरह से उन्होंने कर रखा है कि अगर कोई स्थानीय नागरिक वहाँ जाता है तो ठीक है, जानकारी करेंगे, मतलब कोई ऐसी ठोस उस पर नहीं कार्रवाई होती जिससे उनका मनोबल गिरता जाता है, उन्हें लगता है शिकायत करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो ना तो शिकायत होती है ना सुधार होता है, तो जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो उनके अपने नागरिक हैं उनको ऐसा आभास होता है तो नूह प्रदेश का ही यहाँ सत्ता है, न्यू प्रदेश की है। उन्हें ये लगता है इस समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया तो हो सकता है ये वाला हिस्सा कैकेयी प्रदेश का न रहे कि नूह प्रदेश में ही चला जाए। क्योंकि ये अक्सर जैसा हमने कहा सीमाओं पर होता है कि जो बराबर वाला राज्य है वो किसी न किसी तरह से अपने उसको कायम रखने के लिए कुछ न कुछ हस्तक्षेप करता रहता है, जो भी संभावना उससे हो सकती हैं। उसी चीज़ में जब वो वहाँ ये देखती हैं बराबर में, तो उसमें ये प्रयास करती हैं हम पे यहाँ क्या हो सकता है। उसमें वहाँ पर ही देखती हैं कुछ इस तरह की वनोपज है कि जिसमें कुछ अगर तेल उससे निकल सकता है तो उसके बारे में विचार करती हैं, जिससे कि जो लोग वहाँ के नागरिक हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, उसके बारे में भी वो उस तरह से विचार करती हैं। उसी चीज़ में जब ये उन्हें पता पड़ा जो उनके महर्षि शंकरशरण जी के जो गुप्तचर थे चीड़ा,
और उससे कि वो उस तरह से हमला हुआ है, तो उस हमले का ये पता पड़ता है कि नूह प्रदेश के ही लोगों ने वो हमला कराया है। वो नूह प्रदेश के लोगों ने हमला कराया है। तो जब ये जानकारी हो जाती है उन्हें, तो समझ में आता है कि हाँ, उसका वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि सिर्फ एक केकई प्रदेश में कहने के लिए है, लेकिन उन्हीं का आधिपत्य है। वो वहाँ के जो भी स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ भी एक सभा कायम करने की, उनसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हैं। जब वो सभा वहाँ करती हैं तो एक निश्चित रूप से वो उनकी शैली इस टाइप की, इस तरह की होती है कि जन जन को प्रभावित करके उन जन जन से वो जुड़ना जाती हैं और उनसे इस तरह की उनका जुड़ाव रहता है। इधर जब महर्षि संकर्षण से भी उनकी जब चर्चाएं होती हैं तो ये बात होती है कि हमारा आगे एक सलभ देश है, सलभ देश में महाराज वीरसेन हैं, उनके साथ अगर हम इस तरह से आपस में एक संधि करके एक बांध बनाएं तो हमारे दोनों देशों के संबंध वो होंगे, प्लस नूह जो राज्य है उसको भी एक ये रहेगा कि इन दोनों की अपनी शक्ति के आगे वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसा राजनीतिक आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वो उस पर विचार मंथन होता है। और जब ये होता है तो ये सलभ देश को जाते हैं, तो सलभ देश के जो राजा वीरसेन हैं उनके सगे संबंधी में भाई वगैरह में एक सूरसेन उनके महामंत्री होते हैं, वहाँ भी इस तरह से जाता है। लेकिन क्या कि सलभ देश में भी हस्तक्षेप नूह का रहता है, क्योंकि नूह एक तरह से तीनों का, वो दोनों देशों से जुड़ा हुआ राज्य होता है। तो निश्चित सी बात है, ये होता है कि जब दो राष्ट्र मजबूत होते हैं तो तीसरे कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही होता है, उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जब इस तरह की चीज़ों को वहाँ देखा जाता है तो एक बात ये भी आती है, जब उनसे वार्ता की जाती है, जब सलभ से बात की जाती है भाई इस तरह से इस बांध को विचार किया जाए तो इस बांध से इस तरह के लाभ हो सकते हैं, लेकिन सबको ये मालूम है इससे नुकसान भी होगा तो नूह प्रदेश को होगा, जिससे एक तरह से नूह प्रदेश का जो वहाँ का उनका गुप्तचर नहीं, उनका प्रतिनिधि करने वाला जो व्यक्ति है वो वहाँ पर इस तरह से कहता है भाई आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा तो इससे नुकसान होगा। क्योंकि वो वहाँ का दूत होने की वजह से एक सब सभा में इस तरह से कहता, तो लोगों को लगा कि इसकी मर्यादा का ये वो कर रहा है उल्लंघन, इनको मर्यादा के उसमें ही अपनी बात को रखना चाहिए। लेकिन वो थोड़ी सी भाषा को इस तरह से कहते हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा उस समय आलोचना होती है। लेकिन उन्होंने जब अपनी बात की तो उससे उनका ये लगा कि नहीं, इस पे तो अब हमें विचार करना ही पड़ेगा, ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। जब इस तरह से फिर उन्होंने सलभ देश के राजा वीरसेन के साथ भी फिर जिस पे कि भाई इस पे विचार ये करना है कि हम बांध कैसे बांधें, इसकी क्या लाभ हानि, किस किस तरह से कैसे रहेंगे, कैसे क्रियान्वयन होगा। और निश्चित रूप से जो नूह प्रदेश है वो शांत नहीं बैठेगा, जिसका नुकसान होता है वो शांत नहीं बैठता, और वैसे भी किसी की ताकत को बढ़ाना कोई नहीं चाहता है। जब इस तरह से आपस में ये होती है वार्ता तो वहाँ से वीरसेन को लगता है भी जो केकई के भाई युधाजित हैं कि भाई क्यों ना इनको अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। तो उनकी पुत्री ऐश्वर्या होती है जिसके विवाह का प्रस्ताव वो वहाँ रखते हैं, क्योंकि विवाह के प्रस्ताव में पहले महर्षि, जैसे हमने बताया कि वो परिवार के मुखिया की तरह से ही होते थे। महर्षि संकर्षण के सामने जब ये बात जाती है तो वो इस पर सोचते हैं कि हाँ, ऐसा अगर होता है तो दोनों ही देश मजबूत हर तरह से होंगे, कहीं कोई बात ऐसी नहीं है। वो उस समय केकई और युधाजित से भी बात करते हैं, उससे विचार करते हैं। इधर केकई अपने हिसाब से अपनी जानकारी से वो ऐश्वर्या की जानकारी करने की कोशिश करती हैं कि किस तरह की वो हैं, क्या उनकी विशेषता हैं। इधर उन्हें लगता है कि ठीक हो सकता है, तो वो एक आनंद नाम के व्यक्ति को वहाँ पर केकई प्रदेश में महाराज अश्वपति को जानकारियाँ देने प्लस इसकी भी वो स्वीकृति लेने के क्या इसको ऐसे बढ़ाया जाए भेजती हैं। जब वो प्रस्ताव जो उनका ऐश्वर्या के विवाह का युधाजित के लिए आता है, वहाँ जाते हैं आनंद, तो वहाँ महाराज से सब अब तक की जो भी व्यवस्था है उनको भी अवगत कराते हैं, जो वहाँ की है उनसे कराते हैं भाई इस तरह से नूह प्रदेश का चल रहा है। जब वहाँ से तो वो वहाँ से कुछ सेना भी लाते हैं और उनकी स्वीकृति भी आती है कि नहीं, इसको हर तरह से अच्छा महर्षि यदि हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाए। जब ये बात होती है तो उसको उनको अवगत कराया जाता है। जब महर्षि वो अवगत कराया जाता है तो उसके बाद फिर इसी प्रस्ताव को आगे महाराज वीरसेन सलभ प्रदेश को उनको भी भेजा जाता है।
वहाँ पर जब इस तरह की वार्ता हो रही होती है तो ये वार्ता भी की जाती है, भाई ठीक है दोनों आपस में राष्ट्रों का हित भी है और इसको इस तरह से बढ़ाया जाए, लेकिन एक प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को कैसे बढ़ाना है। तो क्या होता है कि सलभ प्रदेश जो वहाँ पर है, जो वहाँ की सभा है, उस सभा में फिर ये लोग भी जाते हैं, इनको आमंत्रित किया जाता है युधाजित केकई को, और वहाँ की सभा में महर्षि संकर्षण इन सबको किया जाता है। उसी में ऐश्वर्या उनकी माता पिता सब बैठे होते हैं और उसमें थोड़ा सा बैठने का क्रम पहले से भिन्न होता है, क्योंकि पहले क्या होता था सब परिवार एक साथ बैठा, अब ये केकई और युधाजित भी उसमें बैठे होते हैं, उस व्यवस्था में बैठे होते हैं। पहले ही चर्चा की जाती है भाई इस तरह से ये बांध हमारे किस तरह से हित में है और दोनों राष्ट्रों के इसमें अगर हम इस तरह से इस पर विचार करना चाहिए, हमको इस तरह से बढ़ना चाहिए, इससे क्या क्या लाभ हैं नुकसान है, सब विचार होता है। उसी समय वही बात भी होती है और जब वहाँ पर नूह प्रदेश का भी दूत अपने का वो दर्ज कराते हैं कि भाई ये इससे हमारा नुकसान है, लेकिन उसको दर्ज करने के साथ साथ ये देखा जाता है भाई हमारे फ़ायदे किस में हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये विचार होता है कि नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए। जब वो सहमति हो जाती तभी राजा वीरसेन उसी समय अपनी पुत्री ऐश्वर्या के बारे में भी ये घोषणा करते हैं भाई हम इस तरह से केकई प्रदेश के महाराज अश्वपति के पुत्र युधाजित से इस विवाह को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सब लोग शहर से उसको स्वीकृति देते हैं और आनंद के साथ उसको बढ़ाने की बात रखते हैं। उसी क्रम में जब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उसको व्यवस्थाओं को अब बात आती है, क्योंकि दो राष्ट्रों का विषय है। कल को जो बांध है वो ऐसा नहीं है कि कोई अस्थाई व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं संधि लिखित में होनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था एक ऐसा नहीं है तो उस संधि का भी प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है आप एक रिश्ते में हैं, लेकिन जो कागज़ पे लिखा होता है उसका महत्व होता है। संधि का प्रारूप तैयार किया जाता है, संधि के उस पर विचार किया जाता है कि कैसे कैसे उस पर कार्रवाई आगे होगी, तब उस संधि पे बाकायदा उस पर स्वीकृति हो गई दोनों तरफ से, उसको आगे बढ़ाया जाता है। और उस संधि के बढ़ाने के साथ साथ उस पर विचार होता है बांध कब कहाँ कैसे क्या होगा, कैसे उसका निर्माण होगा, किस क्षेत्र में कैसे क्या होगा, क्योंकि वो मान रहे हैं कि एक न एक दिन ये नूह प्रदेश से हमें कहीं ना कहीं युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो उसकी तैयारी वो अभी से बराबर करते हैं। भाई किस तरह हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसी हमारी सेना होनी चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे ना एक तरह से वो होम गार्ड गृह सेना टाइप एक नई सेना का भी निर्माण करते हैं भाई, जिससे लोगों को हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे अग्निवीर योजना है, ऐसी कुछ योजना उन्होंने शुरू की जिससे कि अगर कोई भी हमारी सेना है, जैसे अगर हम कहें कि हमारी सेना हर जगह तुरंत नहीं पहुंच सकती है, तो किसी भी शासन व्यवस्था को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय व्यवस्था आवश्यक है। कितनी भी सुदृढ़ व्यवस्था हो, तो उसी वजह से उन्होंने गृह सेना को इस तरह से मजबूत कराते हैं। उसमें वो हर चीज़ का इतनी बारीकी से अध्ययन करती हैं। भाई अगर मान लो बाण है तो बाण की जो लकड़ी है उसको भी इस तरह से रखा जाए कि ये वजन में तो हल्की हो लेकिन गति में तीव्र हो। लेकिन जो बाण है अगर उसको हम ऐसे नुकीला करेंगे जिससे मालूम पड़ा कि वो त्रिशूल टाइप हो जाए। एक तो बाण सीधा एक ही वो कर रहा है, यदि वो बाण को त्रिशूल टाइप होगा तो अधिक घाव देगा और वो हम प्रभावी होगा। तो इस बात हम इसलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उनका जो दृष्टिकोण है उसको समझने की ज़रूरत है कि वो दृष्टिकोण में हर चीज़ में इतना ध्यान देने की स्थिति है कि कौन सा हमारा अस्त्र कौन सा शस्त्र क्या अपडेट हो सकता है, उस पर बराबर उनका ध्यान रहता है। उन्होंने कौन सा ये है कि कौन सी प्रणाली है, सब पर उनका ये वजूद है कि चाहे वो निर्माण क्षेत्र की है चाहे वो उसकी है, तो ये तभी संभव होता है जब आपको ज्ञान हो, तभी तो आप रुचि ले सकते हैं और तभी उसमें समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। अन्यथा तो आप ये कहते हैं भाई जो समझ में आए वो कर लो, क्योंकि उनको बराबर ज्ञान इतना है। तो वो इवन इस तरह के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कराती हैं कि भाई ये हमें कब कहाँ कैसे काम देंगे। उन्हें यह आभास हो गया कि बिना युद्ध के कार्य होगा ही नहीं, लेकिन युद्ध जब होगा तो हमें समय मिलेगा नहीं। तो महर्षि संकर्षण उनके गुरु हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, उनकी भी वो जानते हैं विशेषता कितनी है। तो वो भी उनके उसी सलाह मशवरा और आपस में करके, क्योंकि वो महर्षि हैं, उन्हें किसी भी तरह का ये निर्णय लेने के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी भी सहमति हो, जिसकी वजह से चाहे वो उनकी पशुओं की व्यवस्था है, चाहे वो उनकी रहने की व्यवस्था है, चाहे सैनिकों की व्यवस्था है,
जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में भी अभी देखा बहुत सारे उनमें सुधार हुआ कि भाई किस किस रही हमारी सेना को आवश्यकता है, चाहे वो जॉकेट की है, चाहे अस्त्रों की है, शस्त्रों की है। ऐसे वहाँ भी वो बराबर निरीक्षण करती हैं, चाहे वो गोला बारूद है, कुछ भी है, किसी भी आयुधों का भाई हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनका कार्य बराबर चल रहा होता है। और जिसका ये रहता है कि कहीं किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगे कि जो सेना वहाँ से भी आई और यहाँ से भी आई और उन्होंने उसको लगातार इसी उसमें जारी है क्रम की कहाँ कैसे रहना चाहिए उसी में। आप ये देखिए ना, उनका कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर उनका ध्यान ना हो। जी। वहाँ की चाहे आर्थिक व्यवस्था है, चाहे सेनाओं की आवश्यकता है, चाहे पारिवारिक वो है, चाहे वो है कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे ऐसा नहीं है। एक तरफ वो सेनाओं को देख रहे हैं, एक तरफ जब उधर ये वैवाहिक प्रस्ताव आया है तो वो भी आवश्यकता के हिसाब से ये होता है, एक दूसरे के व्यवहार होते हैं। उसी में कहीं ना कहीं जब ये होता है कि एक उसकी तरफ से जो सलब प्रदेश है उसकी राजधानी पोखरा है, बहुत सुंदर स्थान वो बताया जाता है, वो भी क्योंकि पहाड़ों में होगा तो निश्चित रूप से इतना मनोरम होगा। वहाँ पर एक रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम रखा जाता है। उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में भी जिससे सभी परिवार के लोग और ये महर्षि वगैरह होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रानी केकई इस बात से बहुत अवगत है कि जितने भी राज परिवार होते हैं और ख़ास तौर से जहाँ ये वातावरण ऐसा उन्हें लग रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी अन्य प्रदेश का यहाँ हस्तक्षेप बहुत बढ़ चुका है तो कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको इस तरह से कहती है भाई हमें कितनी भी बहुत ही सावधानी जरूर रहनी चाहिए। और ऐसा होता है रुद्राभिषेक में जब वो महापुरोहित और ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो भी उनसे ये कहते हैं कि उनको देखने के बाद कि तुम्हें हर हालत में एक न एक दिन अपयश की शुरुआत में सामना करना पड़ेगा। और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हो सकता है आज भी तुम्हारे ऊपर हमला हो। तो उससे चीज़ें जो समझने में आती हैं कि देखिए हमारे यहाँ का जो ज्योतिष की गणना किस हद तक प्रमाणित और किस हद तक वो है कि जिसमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि कोई घटना कब कहाँ कैसे घट रही है। और वही ज्योतिष है जिसको सबने अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन सबने जाना कहाँ ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ जो ज्योतिषी हैं उनको उस क्षेत्र से कोई लेना नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष उनका भी है वो भी उसको इस तरह से कहते हैं। और ये होता है जब वो मंदिर से नीचे आते हैं तो एकाएक उन पर वहाँ पे हमला इस तरह से होता है कि रानी केकई के साथ जो युद्धजीत की होने वाली पत्नी ऐश्वर्या है वो भी साथ में की थी, वो हल्का सा उनको ऐश्वर्या को स्पर्श करता हुआ निकल जाता है बाण। तो लेकिन तुरंत महारानी केकई तो उस समय भी बहुत सावधान रहती है, उन्होंने तुरंत 2 सीढ़ी छलांग लगा के उनको इस तरह से घायल किया। उनको घायल करने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि इनको जीता जी पकड़ा जाए। इधर ऐश्वर्या को तुरंत उन्होंने सावधान किया। उसके बाद जब वो लोग वो आते हैं नीचे तो सबसे पहले ये आपस में विचार विमर्श होता है कि हमको आगे कैसे रहना चाहिए। तो क्या होता है, सब लोग कहते हैं भाई इस तरह से अब इनको चोटिल हुआ है तो ये रहना चाहिए, तो वो अपनी राय उस समय भी भिन्न देती हैं। बोले बिल्कुल ये कहती हैं किसी भी तरह से ये मैसेज ये सूचना नहीं जानी चाहिए कि हमारे यहाँ कोई इस तरह से घायल हुआ है जिसकी वजह से हमें कुछ है। हमें शत्रु पक्ष को सावधान करने के बजाय हमें शत्रु पक्ष को कमज़ोर ये करना है कि हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ यथावत ही चलता रहेगा। वो ऐश्वर्या को भी मनोबल बढ़ाती हैं कि नहीं, तुम्हें इस तरह से अपने को तैयार रखना है कि कहीं ना कहीं कि किसी को ऐसा ना लगे कि तुम ऐसी स्थिति मानसिक या शारीरिक कहीं किसी स्थिति में हो। क्योंकि जो उनके भी उस तरह से उस समय चिकित्सक भास्कर जी होते हैं वो उनको उसी तरह से शल्य चिकित्सा वगैरह देते हैं, ऐश्वर्या का भी वो करते हैं। और उसी श्रृंखला में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये मजबूत करती हैं कि किन स्थिति परिस्थितियों में कब कहाँ क्या होना चाहिए। उसी के हिसाब से जब सबको ये लगता है भाई जो पहलू आज भी केकई सोच पाती हैं वो हम लोग नहीं सोच पाते हैं, सब लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और इस तरह से बातें होती हैं कि भाई इनकी जो सोच है और समझ है वो विशिष्ट है और अलग है, जिस पहलू पे हम लोग सोच भी नहीं पाते उससे भी बहुत आगे सोचना शुरू कर देती हैं। तो उसी उसमें जब बात हो रही होती है महर्षि शंकरसेन उनके वो होते हैं तो वो भी इस बात को कहते हैं,
इनकी ऐसी विलक्षण प्रतिभा और इनकी वो है बुद्धि कि मुझे भी मालूम है कि एक न एक दिन इनके भविष्य में इनके द्वारा ऐसा विलक्षण कार्य होगा जिसकी कि बिल्कुल वो अलग ही होगा। तो क्या होता है कि लगभग अंदाज़ा सबको रहता है, लेकिन स्पष्ट कोई इसलिए नहीं करता कि समय के साथ चीज़ें अपने आप समझ में आती हैं। उसी श्रृंखला में चीज़ें चलती हैं। इधर जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो बांध बनाने की, तो उस पर जो संधि होती है तो निश्चित रूप से नूह प्रदेश को नुकसान होता है। वो वहाँ आपत्ति करते हैं, वहाँ जिस स्थान पर बांध बनना होता है वहाँ सामग्री वगैरह भी पहुँचती है, वो वहाँ का भी पहुँच के उसको नुकसान करने की चेष्टा करते हैं, जिसमें जो अवरोध पैदा कर सकते हैं वो उसको अवरोध करने का पैदा करते हैं। उसी उसमें जब ये संधि का भी प्रारूप तैयार हो रहा होता है तब ये आपस में अन्य विषयों पे भी देखा जाता है कि किस किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जी। ऐश्वर्या के जैसे घायल होने के साथ साथ कैकेयी ने उस समय भी इस स्थिति को देखा कि उसको हमें कैसे नियंत्रण में करना चाहिए, और अवसरों पे कोई इस बात को जानती है कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे भी सावधानियां चाहती हैं। क्या होता है कि जब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो सगाई समारोह भी होना है, तो इधर जब सगाई समारोह की तैयारी हो रही होती है तो वो बार बार महाराज वीरसेन और जो भी उनके सभापति हैं उनको भी उस समय चर्चा करती हैं। क्योंकि क्या होता है जब सभा में बात होती है तो सभा में इधर दोनों तीनों चारों विषय आते हैं कि एक तो वो जो संधि का प्रारूप तैयार हुआ तो उसका अनुमोदन होता है कि भाई ये अंतिम अनुमोदन, ये इस तरह से सारी शर्तें जो भी होंगी इसको आगे कैसे क्रियान्वयन रहेगा उसका होता है। इधर इस समय उसकी भी चर्चा चल रही होती, भाई जैसे मानचित्र को देख के कहाँ क्या कैसे व्यवस्था रहनी चाहिए, किस तरह से कहाँ क्या है। उसी समय इसकी भी बात होती है कि जो सगाई समारोह होगा उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। उस सगाई समारोह में तुरंत ये इस बात को कहती हैं किसी भी खुशी के हिसाब से हमें सावधानी में कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारी सारी व्यवस्थाएं इस तरह से सुदृढ़ रहनी चाहिए कि कहीं भी कुछ भी हो तो हम उसके लिए कितने सजग हैं, किसको वहाँ किस तरह से आयोजन स्थल पर बैठाया जाए, किसके पीछे कौन अंगरक्षक कैसे खड़ा किया जाए, कैसे क्या हो, किसकी वेशभूषा कैसे हो, किसका स्थान कैसे हो, किस किस को उन्होंने इस तरह से सबके वस्त्र धारण, और एक तरह से आज हम कहते हैं ना कि जैसे जैकेट पहना दी ब्लड प्रूफ या वो उस तरह की व्यवस्था उन्होंने कराई भी कि एक व्यक्ति उसके दो अंगरक्षक इस तरह से होनी चाहिए, कोई सादा वर्दी में भी और एक उसमें भी है, जिससे किसी को ये नहीं लगे कोई भी घटना घटने की संभावना है वो कुछ दिखे तुरंत उसको हम नियंत्रण में कैसे ले सकें। इसी हिसाब से उन्होंने देखा भाई कहाँ ऐश्वर्या को बैठना है, कहाँ उनको युधाजित को बैठना है, कहाँ कैकेयी को, कहाँ महाराज वीरसेन को, कहाँ महर्षि शंकरचूड़ को, सबकी व्यवस्थाएं। क्योंकि वो एक बात कहती हैं जितने भी अतिथि आएंगे ना तो उनको आने से रोका जाएगा और ना ही उनकी जांच पड़ताल और वो की जा सकती है, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है, उनके मान सम्मान में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि कहीं भी किसी असुरक्षा की संभावना ना हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस सब चीज़ को जब वो ध्यान में रख के एक एक विषय पे जब करती तो सब लोग उनकी सोच को ये दाद देते हैं कि भाई कितनी बारीकी से इनका वो है कि जहाँ व्यक्ति ये सोच नहीं पाता है वहाँ तक पहुँचती हैं। उसकी वजह से सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम उनका एक सगाई समारोह होना होता है जिसमें सबको होना है। और उधर क्योंकि ऐश्वर्या के माता पिता भी होते हैं, इधर क्या है कैकेयी हैं और कैकेयी वैसे उनसे छोटी हैं भाई से, तो क्या होता है यहाँ इधर महर्षि शंकरचूड़ को जो है वो एक तरह से जिम्मेवारी दी जाती है, वो उसको मिलके आपस में एक सगाई समारोह को करते हैं और उसकी व्यवस्था इस तरह से निर्धारित करते हैं जिससे सुरक्षा की दृष्टि से कोई चूक ना हो। सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत ही विशेष जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा की है। कैकेयी माता से जुड़ा यह विषय इतना बड़ा है कि इसे एक कार्यक्रम में समेट पाना असंभव सा लग रहा है। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में भी हम इस विषय को ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आपने अपना कीमती समय आज भी हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, इतनी विशेष जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।